हाँ बोलो बताओ कैसा बना है? कभी नहीं 12th स्टैंडर्ड का वर्किंग नोट बना प्रॉपरली केस लेके एक्सप्लेन करके वर्किंग नोट बनाना। So listen, two things where most of you have lost marks, two places, working notes and true or false का reasons. कॉमन एरर्स मेरे को बाद में काफी लोग का रिजल्ट में चला गया है, कोई कम रिजल्ट है, वो तो रॉन्ग ही एंट्रीज है। ट्रू और फॉल्स का रीजन मैं टोल्ड यू जस्ट नाउ, अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पता है, ऐड अ पॉइंट, नो नीड टू राइट फुल पैरा, बट ऐड अ पॉइंट ऑफ लॉजिकल रीजन, वन पॉइंट एडिशनली, एक्टिव टू पैसिव खाली कन्वर्ट करके मत छोड़ दो उसको। द सेकेंड थिंग, वर्किंग नोट, मेक वर्किंग नोट प्रॉपरली। किसी ने बनाया लेकिन ऐसा पिद्दी सा ऐसा मुंगी का जितना एनआईटी में नीचे बना के छोड़ दिया है, अच्छे से बनाओ तो नजर जाना चाहिए, फुल फॉर्म्स लिखो, प्रेजेंट इट प्रॉपर्ली, वर्किंग नोट्स, इज इट क्लियर? टोल्ड यू सिंस द बिगिनिंग, यहाँ पे वर्किंग नोट रफ नहीं है, यहाँ पे वर्किंग नोट फेयर में है, वो कैरी सम का ही मार्क्स, ओके? एग्जाम्पल आर्यन बद्रा, 8 मार्क्स उसका वर्किंग नोट में गया है, 6 वर्किंग नोट नहीं बनाया, 6 वर्किंग नोट में गया, 6 वर्किंग नोट में 2 सम में गया, 6 मार्क वर्किंग नोट, 2 ट्रू और फॉल्स के रीजनिंग में गया, 6 मार्क वर्किंग नोट में। इमेजिन वर्किंग नोट एकदम थॉरली करना, नहीं 8 मार्क वर्किंग नोट में गया, 6 बोलो 8 बोलो, खराब ही है। अभी सुनो, टेक आउट डिसोल्यूशन, लास्ट पार्ट ऑफ पीसमिल, पेज नंबर 256, please take page 256, 256, 256, page 256। और किसी का कुछ इश्यू है मार्क्स का तो बोल देना। एक का ही बड़ा ना गाड़ी, तेरे को जब पेपर मिलेगा और ऐसे ही काटेगा ना, उसको बोलना नोट रहेगा। अभी आपको मत काटो, नहीं काटेगा तो तू उधर ध्यान देगा ना। किसका बड़ा है मैंने 2 मार्क का? 38 हुआ ना। चलो सुनो, we are on the last part of this chapter. See, yesterday we started with piecemeal distribution. Do you remember what is piecemeal distribution? Piecemeal distribution means what? You are showing the process of dissolution in a column format. Entire process of dissolution you are showing in a column format. You are receiving and collecting the money and distributing them to the liabilities in a respective order. What is the order? सबसे पहला क्या पे करता है? Dissolution expense. उसके बाद secured, उसके बाद unsecured, अगर वो unsecured है तो रेशियो में, और उसके बाद पार्टनर्स लोन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। अब जब पार्टनर्स कैपिटल पे ऑफ करने का बारी आता है तो हमने एक मेथड सीखा था कल, कौन सा था वो? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल, या प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलो, या फिर आपका एक्सेस कैपिटल बोलो। एक्सेस कैपिटल, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ऑल आर वन एंड द सेम। उसमें 2 नोट्स बना देते हम लोग, एक तो था एक्सेस कैपिटल वाला, लॉजिक क्या था याद है एक्सेस कैपिटल का? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंपैरिजन में जिस पार्टनर का कैपिटल ज्यादा है उसको पहले पे ऑफ करो। सुना क्या बोला? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंपैरिजन में जिस पार्टनर का कैपिटल
ज्यादा है उसको पहले ड्रॉप करो और बाद में सबको PSR में कर दो। याद आया? दैट वाज द ऑर्डर ऑफ कैपिटल। दैट वाज द ऑर्डर ऑफ कैपिटल। तो पहले हमने एक्सेस कैपिटल ढूंढा, वो नोट याद है एक्सेस कैपिटल का? क्या करना है, पहले कैपिटल लिख के यू हैव टू राइट PSR, देन PSR के बाद यू गेट यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल के बाद यू टेक द लोएस्ट कैपिटल एज बेस, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, then you get the excess, then repeat the same process. Is that clear? And when you prepare the schedule, it is very simple. पैसा लो, पैसा distribute करो, लो फिर distribute करो, लो फिर distribute करो। याद आया? Now that was proportionate capital या excess capital method. The last method we are going to learn to distribute the money, that's called maximum loss method. Answer will be the same under both the methods, but this method is called maximum लॉस मेथड। मैक्सिमम लॉस मेथड, ठीक है? या नोशनल लॉस भी कहा जाता है, मैक्सिमम लॉस या फिर नोशनल लॉस। थियोरेटिकल मेथड है, प्रैक्टिकल कुछ काम का नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है प्रैक्टिकलिटी से, है तो पढ़ना पड़ेगा। देखो इसको मैं सम के साथ ही बताता हूँ आपको कैसे करना है। ऑल ऑफ यू लुक एट सम नंबर 7 पेज 256। सम नंबर 7 पेज 256। The following is the balance sheet of ABC on 31st December 22 when they decided to dissolve the partnership. मिला? आपको assets में दिया हुआ है sundry assets cash, liabilities में creditors A's loan, capital of ABC. The assets realize the following sums: first installment 1000, then 3, then 3900, then 6000, then 20100. 20,100 के बाजू में ब्रैकेट में लिखना, 20,100 के बाजू में करेक्शन करना, ब्रैकेट में लिखना इंक्लूसिव ऑफ बैलेंस ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, इंक्लूसिव ऑफ बैलेंस ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। 20,100 के ब्रैकेट में लिखना इंक्लूसिव ऑफ बैलेंस ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब आगे पढ़ो क्या दिया था। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू बी 500 बट अल्टीमेटली अमाउंटेड टू 400 ओनली। इसका मतलब क्या समझा? 500 निकाला और फिर बाद में 100 रुपया ऐड किया, तो आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो एडेड है उसमें लास्ट रियलाइजेशन में। शो हाउ एट ईच स्टेज द कैश रिसीव्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज 2:2:1। मेथड दिया ही नहीं है, कौन सा मेथड से करना है। Then the problem is silent about method. You assume it is what? Maximum loss method. You assume it is maximum loss. If it is highest relative capital, then specify. Excess capital से करो, highest relative capital से करो तो बोलेगा। कुछ नहीं बोला तो कौन सा मेथड डालने का? Maximum loss. Okay? Maximum loss method में दो यूनिट्स, दो शेड्यूल्स नहीं बनाने हैं, दो नोट्स नहीं बनाने हैं, एक ही नोट बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का, वही बड़ा सा नोट बनेगा। आई थिंक इसमें भी आपके लाइबिलिटीज में दो ही है आपके पास, क्या है? क्रेडिटर्स है और अपना एज लोन है, बराबर है, और 3 कैपिटल है, तो टोटल 6 कॉलम बनेंगे आपके, एक कैश का। तो जो सेकंड वाला नोट हम लोग बनाते थे वही नोट करना है आपको, सीधा 6 कॉलम्स बना लो। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। Particulars, you have cash, then you have creditors, you have A's loan, you have capital of A, B, C. बराबर है? एक ही साइड, only one single side. कल जो हमने बनाया था ना वही दूसरा नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। पहला वाला नहीं बनता यहाँ पे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है। Answer would be the same. The method is called as maximum loss method. ये का सारा चैनल ये बोलता हूँ, देखिए શું લાગે છે? अरे हाँ लाकड़ों खाली बेंच નથી કોઈ એના નીચેનો લાકડો બી यार अपने क्या बोला है बात आजकल में हो जाएगा।
સર આપણી જે બધી વાતો થાય છે આપણે અમે પોસ્ટ કરી નાખો કાલે અમે જોયું લેક્ચરમાં બધા બચ્ચા તમારા પર ચિલ્લાવે છે लेक्चर बंद करो कौन चिल्ला हम लोग ही चिल्ला रहे थे कल तुम लोग रोज चिल्ला छोड़ दो गुस्सा अभी ध्यान दो एक दिन में गुस्सा में कही दो जाओ I am concerned about your results and your studies तो मेरे को उस बात पर गुस्सा आता है कि तुम जाने का बोल रहे हो अच्छा मारो सर किसी अभी सुनो मनोज सर बहुत रैली भड़कते हैं वो भड़के मतलब बात सीरियस है ध्यान दो चलो एक बार पढ़ के पहली बार में मेरे को याद है पहली बार मनोज सर की गालियां सुनी अभी सम नंबर 7 ध्यान से देखो सबसे पहले शुरुआत कहां से करने की तो ओपनिंग बैलेंस एक्सटर्नल लायबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ सेम है क्रेडिटर और एज लोन को चुकाने तक पूरा प्रॉब्लम विल रिमेन सेम द डिफरेंस विल हैपन व्हेन यू कम अक्रॉस पार्टनर्स उधर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल था वो यूनिट बना के रखा था हमने पहले ही किसको कितना देना है पता है पहले ए को फिर ए बी को फिर ए बी सी को यहाँ पे वो पार्ट अलग हो जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी तक सब कुछ सेम ही रहने वाला है तो आपको अगर आता है तो करते जाओ पहला कैश 500 था फिर क्रेडिटर्स इसमें कितना था आपका 2000 था फिर आपका एज लोन था 5000 फिर ए कैप बी कैप सी कैप था 15,000 18,000 एंड 9,000 मिला हमने घर नहीं खाई जा रही सर ऐसे नहीं करो भाई देखो नाउ लेस सबसे पहले क्या उड़ाऊं रिजोल्यूशन एक्सपेंस लेस प्रोविजन फॉर रिजोल्यूशन एक्सपेंस कितना 500 बैलेंस ये हो गया नील ये 2000 ये 5 ये 15 ये 18 और ये 9 सॉर्टेड चलो ओके व्हाट नेक्स्ट ऐड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट First installment is 1000 किसको पे करोगे इस 1000 में से लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1000 रुपया चुका दो लेके आओ बैलेंस वापस नील हो गया पैसा दिस इज 1000 दिस इज 5000 15 18 9 एक्सटर्नल लायबिलिटी तक सब सेम है वापस सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3000 बराबर है इसको पे करोगे अभी लेस पे टू क्रेडिटर्स 1000 get the balance this is 2000 this is 1000 this is 5 15 18 and 9 ये लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं ऐड थर्ड इंस्टॉलमेंट दिस इज वर्थ 3900 लेस किसको पे करेंगे हम पे टू इज लोन पूरा 3900 चुका देते हैं इसको तो फिर to get the balance as 1100 15,000 18,000 and 9,000
then fourth installment. Sir, 3,000 balance बढ़ चुके हैं, 5,900 पूरा पे ऑफ। एक मिनट, 2000, अच्छा 2000 रह गया। ओके ओके ओके, 1 मिनट। एक काम करते हैं ना, इसको 2000 now, 3000, that 5000 you can pay. और इधर 900 बचेगा, बराबर है, 900 बचेगा। अरे 2000 वाला एक स्टेप निकाल लिया है, साथ में पे किया है। That's okay, that's fine. चलता है वो। क्रेडिटर्स को ही पे करना था। Instead of paying 2000 and 3000 separately, I paid सीधा 5000. चलो, मिला अभी? यहाँ तक का प्रॉब्लम विल रिमेन सेम। यहाँ तक आ गए सब लोग? सर एक सेकंड देख लो, इधर आके रुक जाओ। Cut to this part and wait. अभी गम्मत है, देखना ध्यान से। ये तरह पेपर ही लो। पंखा चालू करो ना। अभी सुनो ध्यान से जरा। 900 रुपए हैं आपके पास, and you have to pay all the 3 capitals, right? But we aren't following highest relative capital. In that we find out the sequence. किसका excess capital, उसको पहले दो, फिर 2 को, फिर 3 को and so on, right? यहाँ पर maximum loss method करना है। maximum loss का मतलब क्या है? आप जैसे कैपिटल को पैसा देने पे पहुंचो, आप सोचते हो कि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। यू इमेजिन दैट दिस इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसके बाद कुछ भी आने वाला नहीं। क्योंकि जब आप एक्चुअल प्रोसेस पे रहोगे डिसोल्यूशन में, तब आपको कंजर्वेटिवली सोचना है। बट थियोरेटिकल है वो, प्रैक्टिकली तो आपको पता ही है एसेट से यहाँ से पैसा आ जाएगा। बट थियोरेटिकली आप ऐसे सोचोगे कि भाई ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद एक भी रुपया आने वाला नहीं है, तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। हम इमेजिन करते हैं कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है पार्टनर्स के लिए। तो देखो, उनको रिसीव करना है 33%, 41,000 नहीं 42,000, राइट? 15 + 18 और 9, 42 मिलना चाहिए उनको। लेकिन अगर सिर्फ 900 मिले तो उनका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 41,100। तो इधर लिख देने का मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू 42,000 minus 900, that is 41,100। आप अभी सोच के चलते कि भाई इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट आने वाला सर, लेकिन सब में तो दिख रहा है। अरे वो थियोरेटिकल, आपको प्रोसेस के वक्त ऐसे सोचना है कि आप एक इंस्टॉलमेंट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, अब इसके बाद आने वाला नहीं है। आएगा वो तो सीक्वेंस ऑफ टाइम है ना, टाइम है उसके आगे फिर आएगा वो। आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल है, लेकिन अब जब एक्चुअल प्रोसेस में तो आपको थोड़ी फ्यूचर पता है, तब आप वहां पे ऐसे सोचोगे कि कोई इंस्टॉलमेंट आने वाला नहीं है, पूरा लॉस हो जाएगा। तो कितना मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है? 41। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट इन PSR। व्हाट इज द PSR? तो 2:2:1। तो करो डिवाइड 2:3:1 में ये लॉस 16,440, 16,440 and 8,220, राइट? मिला बराबर? क्या किया मैंने? ये 41,100 मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट बराबर करना है, लोचा मारा तो 8 लग जाएगा लास्ट में। एक मिनट, नोशनल लॉस है, नोशनल, रियल लॉस नहीं है, नोशनल है। इसलिए मैंने बोला एक्चुअल तो आएगा, आगे भी पैसा आएगा। आप ऐसे इमेजिनेशन में सोच रहे हो कि अगर नहीं आया तो पूरा ही लॉस हो गया, तो आप इमेजिन कर लो कि 41,100 का लॉस हो गया, इसलिए इसको नोशनल लॉस भी बोलते हैं। अब सुनो, ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी इस लॉस के बाद कितना कैपिटल बचता है? गेट द कैपिटल, दिस इज -1440, बराबर? हेलो,
This is 1560 positive and this is 780 positive. Is this clear? क्या किया? 900 रुपीज था डिस्ट्रीब्यूट करने का, पैसे चुकाने थे 42,000. But we are imagining at this point that no further installments will come. So they are going to get this 900 only as of now. So what is the maximum possible loss they can bear? Maximum loss they have to bear. We are thinking like that. ये इससे आगे कोई पैसा आएगा नहीं. तो maximum loss कितना होगा? 42,000 minus 900. 900 तो मिल रहा है. तो loss कितने का है? 41,100. उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 41,100 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर कैपिटल ढूंढा. अब ये रियल में लॉस नहीं हुआ है, इमेजिनेशन में नोशनल लॉस है. नोशनल लॉस में ये भिखारी हो गया, ए इंस्टॉलमेंट हो गया, क्योंकि इसका कैपिटल चला गया नेगेटिव. रियल में नेगेटिव नहीं है, इमेजिनेशन में नेगेटिव चला गया. इन दोनों का पॉजिटिव है. तो क्या करने का? अगर किसी का कैपिटल नेगेटिव है, इनों का पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या करने में बताऊंगा. नेगेटिव अगर आ रहा है किसी का कैपिटल, तो the solvent partner will share the deficiency of insolvent partner in as per Gardner versus Moore. इधर सब गार्नियर बोल रहे हैं. तो solvent will share the deficiency of insolvent in the ratio of capital, not profit sharing ratio. Capital क्या था इनका? Capital 2:1. They will share this deficiency in the ratio of 2:1. तो इधर लिखने का deficiency, ये बैलेंस है. अभी लिखने का डेफिशिएंसी ऑफ ए विल बी शेयर्ड बाय बी एंड सी इन कैपिटल रेशियो. दैट इज 2:1, नॉट PSR. वी हैव टू यूज कैपिटल रेशियो. मतलब इसका नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देने का 1440. ये नलिफाई हो जाएगा और पैसे कहां से निकालोगे? इन दोनों में से. तो इनका कैपिटल घट जाएगा. 2:1 में करो डिवाइड. 1440 960 एंड 480. अब वापस बैलेंस निकालो. और वापस बैलेंस निकालेंगे तो ये जो है, ये बैलेंस आपका पेड ऑफ में चला जाएगा. पेड ऑफ का मतलब क्या? देखो इसका तो एक भी रुपया नहीं बचा है. 1440 नील है. इसका कितना बचा? और इसका ये जो है 900 रुपया, ये आपने पे ऑफ कर दिया. ये बैलेंस आपने पे ऑफ कर दिया. जो 900 रुपीज था ना, ये किसको पे ऑफ किया? सिर्फ बी और सी को पे ऑफ किया. ए को इसमें 1 रुपया भी गया नहीं, क्योंकि अगर मैक्सिमम लॉस होता है तो ए के पास वो लॉस सहन करने की ताकत नहीं है. तो ए को 1 भी रुपया नहीं देंगे. बी और सी को कितना दे देंगे? 900 एंड 600. So instead of 600 and 300. So instead of distributing 900 directly to all, डायरेक्टली तो सबको नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते? हमको पता नहीं किसका एक्सेस कैपिटल है, क्या है. एक्सेस में तो पता था, पहले ए को दो, फिर ए बी को दो, फिर ए बी सी को दो. तो अगर एक्सेस कैपिटल नहीं पता तो पहले क्या कर देने का? लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देने का. अगर समझो तीनों का पॉजिटिव आता तो ये 900 तीनों को चला जाता. वो 900 ही मिलता आपको. कॉमन सेंस है ना. आपने 42,000 में से 41,100 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा कितना? तो 900 ही बचा. तो अगर कोई इंस्टॉलमेंट ना होता तो ये 900 सीधा पे ऑफ कर देते एंड यू रिपीट द सेम साइकिल एवरी टाइम. बट यहाँ पे एक का नेगेटिव आया तो उसका डेफिशिएंसी पहले शेयर कर देने का, और फिर जो बैलेंस आएगा ना वो टोटल 900 ही होगा. वो टोटल क्या होने वाला है? ये 600 और 300 900 ही होगा. 2:1 में ही होगा. इसको पे ऑफ कर दो. अभी पे ऑफ करने के बाद बैलेंस कितना बचेगा? वापस देखना ध्यान से. 900 माइनस 900 आपका कैश 0 हो गया. अब देखना ध्यान से. 15,000 का कैपिटल था, बाकी सब तो नोशनल था. 15 में से एक्चुअली कुछ पे किया इसको? किया नहीं, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट हो चुका था. इसके पास कोई हमने 1 भी रुपया कैश पे नहीं किया. 15,000 में से 1 भी रुपया कैश पे नहीं किया. 15,000 का कैपिटल था, उसमें 1 भी रुपया कैश पे नहीं किया. 18,000 का कैपिटल था, उसमें कितना पे किया? 600. इसका बचेगा 17,400.
9,000 का कैपिटल था, उसमें से 300 पे किया तो 8,700, ये आपका बैलेंस बचा। अभी लेट मी रिपीट द प्रोसेस वन मोर टाइम, विल गेट इट। Then I'll add the next installment, fourth installment. We'll repeat the same process now 2 more times. Don't worry, you'll understand. अभी मुझे बताओ फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने का है? 6,000 का है। देखना अभी ध्यान से, 6,000 है और मुझे पैसे देने इतने सारे। कितने देने हैं? 15 plus 17, 400 plus 8,700, add up everything. 41,100 देना है। पैसा है 6,000। ये कहां से आया 41,100? समझ में आ रहा है? 15,000 को 1 भी रुपया नहीं दिया, 18,000 वाले को 600 दिया, 9,000 वाले को 300 दिया। ये एक्चुअली दिया, ये सब नोशनल था, रियल में उसको पैसा दिया 600 और 300। ये बैलेंस बचा। अब चुकाने हैं कितने? 41 और पैसे कितने हैं? 6,000। अगेन वॉस्ट इमेजिन करना है, इमेजिन करो इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस पॉसिबल? मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू 41,100 माइनस 6,000 विच इज 35,100। एम आई राइट? 35,100 मिला। Distribute that amongst all the 3 partners in PSR. 14,040. 14,040, 14,040 and 7,020. 7,020. 14,040, 14,040, 7,020. Maximum loss distributed is the maximum loss distributed. Now, any of the partner is getting any negative answer? No. All are getting positive. That means none of them is insolvent as of now. Well, imagination, but no one is insolvent. So pay off everyone. So amount paid, balance paid. ये जो टोटल है 6,000, यही इधर 6,000 आएगा। देखना आप, ये आएगा 960, इसको पे होगा 960 नहीं 960 960 इसका है। इसका कितना है? 3360 इसको पे होगा और 1680। Add up all the 3 will get 6,000. ये कुछ PSR में नहीं होगा, ये जो 6,000 ही ऑटोमेटिकली बैलेंस पे ऑफ हो जाएगा। ये क्यों PSR में है? क्योंकि इंसॉल्वेंसी लॉस के बाद था, तभी PSR में है। कैपिटल रेशियो, नॉट इवन PSR, कैपिटल रेशियो टू इसको। ये वाला टोटल देखो 6,000 मिलेगा आपको। मिला? आपने क्या किया? बहुत सिंपल है। देखो 2 पार्टनर था, फॉर एग्जाम्पल 5,000 एंड 6,000। ये A था, ये B था। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है लेट्स से 2:3। 2:3 का PSR था, समझो 2:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। और आपके पास कैश अवेलेबल था लेट्स से 6,000, 6,000 का कैश अवेलेबल था। तो आप क्या करोगे मैक्सिमम लॉस में? इसको 5 देना है, इसको 6 देना है, टोटल 11 देना है। 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, लॉस कितना? 5 को डिवाइड कर दो 2:3 में, तो 2,000 इसका लॉस, 3,000 इसका लॉस। तो बचा कितना? इसका 3 और इसका 3। तो ये 6 जाएगा, 3 इसको, 3 इसको। तो बैलेंस कितना बचेगा? इसका 2,000 और इसका 3,000। समझ में आया? इसका 3, इसका 3, ये पे ऑफ किया। 5 minus 3 2, 6 minus 3 3। अब इसको 2,000 देना है, उसको 3,000 देना है। ये एक्सेस कैपिटल से करते तो सोचो 2 पार्ट का इसका 5,000 है और 3 पार्ट का इसका 6,000 है, तो किसका एक्सेस कैपिटल है? इसका ज्यादा है ना। अगर ये 2 पार्ट के लिए 5 ला रहा है तो सॉरी, अगर 3 पार्ट के लिए 6 ला रहा है तो पर पार्ट 2,000 हुआ। तो ये 2 पार्ट का कितना? 4 होना चाहिए, लेकिन इसका है कितना? 5। इसका 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 ज्यादा मिलना चाहिए, करेक्ट? तो इसको 3, इसको 1 एक्स्ट्रा मिल चुका है यहाँ पे। ये जो पे किया ना 3,000, 2 की जगह इसको 3 पे किया और इसको 3 ही पे किया। तो अभी
इसका एक्सेस वाला 1000 पे हो चुका है 5 वाले का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक्सेस कैपिटल में से भी वही आंसर आएगा, मैक्सिमम लॉस में भी सेम ही आंसर आएगा। एक्सेस कैपिटल होता तो पहले किसको चुका दे? ए को। कितना? 1000। फिर कितना बचता? 4 और 6। वो 2:3 में जाता, तो 2:3 में जाता मतलब पैसे खाली 6000 है ना, तो 2 और 3 जाते, तो वही किया 2 और 3 प्लस इसका एक एक्स्ट्रा, तो इसको भी 3 इसको भी 3, आंसर वही मिलेगा। तो मैक्सिमम लॉस करो या एक्सेस कैपिटल करो, यू गेट द सेम आंसर। नया भेजे में अभी देखो तरीका क्या है, वापस बताता हूं, सुनो। 6000 कैश अवेलेबल था, चुकाने थे 41,100। कैसे मिला 41,100? तीनों का टोटल इतना चुकाना था, उसमें से 6 हटा दो, लॉस कितना था? 35,100। पूरा लॉस डिवाइड किया तीनों में, फिर जो बचा वो पैसा दे दो। वो पैसा ये टोटल किया 6000 आ रहा है, इतना चुक गया। अभी कितना बचेगा बैलेंस? इसका नील। अभी देखो 15,000 में से 960 पे किया है, तो बचा कितना? इधर और इधर 7020। एक और इंस्टॉलमेंट आ रहा है प्लस 5th इंस्टॉलमेंट। 5th इंस्टॉलमेंट कितने का आ रहा है? देखो 20,100। विल यू ऐड दैट डिसोल्यूशन का खर्चा 100 रुपया, वो इंक्लूडेड है, तो करने की जरूरत नहीं। अभी सुनो ध्यान से, लास्ट पार्ट अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम प्रोसेस। इमेजिन दिस इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसके आगे कुछ आने वाला और चुकाना है कितना आपको? इसका टोटल कितना है? टोटल 35,100। 35,100 देना है। पैसे कितने हैं? 20,100। तो कितने का लॉस भुगत सकते हैं? मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू व्हाट? 35,100 minus 20,100, which is 15,000, I think. The maximum loss possible. What will you do with this maximum loss? Distribute, divide them between the partners in PSR. तो कितना आ रहा है? 6, 6 and 3. 6, 6 and 3,000 मिला। मैक्सिमम लॉस को डिवाइड किया। हेलो, नाउ बैलेंस पेड ऑफ। बैलेंस पेड ऑफ कितना होगा? बैलेंस पेड ऑफ ये 2100, यही टोटल आएगा आपका। देखना 8040 इसको पे ऑफ करो, 8040 इसको पे ऑफ करो, एंड 4020 आई थिंक आएगा। ये आंसर नहीं है, ये पेड ऑफ अमाउंट है। अभी लास्ट में ऑटोमेटिकली आपका लॉस कितना हो जाएगा? 14040 में 8040 पे ऑफ किया, बचा कितना? 6। इधर कितना बचा? 6 और 7020 माइनस 4020 3। This is nothing but loss on realization. This will be automatically in the ratio of 2:1. कैसे मिला? लास्ट में समझ में आया? 8040 कहां से आया समझा? 14040 माइनस 6000 8040। ये पेड, ये पेड, ये पेड। फिर फाइनल लॉस वापस लिखना है। कैसे? 14040 माइनस 8040, ये माइनस ये माइनस ये। So whenever you get an installment, maximum loss का स्टेप क्या है? जब भी इंस्टॉलमेंट आया, assume it as the last installment. सुन रहे हो guys? Hello. Assume it as the last installment. Now, last installment सोचने का, और जो भी बैलेंस बचा है कैपिटल का उसमें से इंस्टॉलमेंट को माइनस करने का, गेट द मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो, मैक्सिमम लॉस के बाद जो अमाउंट है उसको पे ऑफ करो, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। One more problem, then you'll understand more clearly. All of you take some number. Sum number 6. So look at sum number 6.
चलो ड्रॉ फॉर सम नंबर 6 हाँ नहीं और सम नंबर 6 सेम डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर लो। कैश है, लाइबिलिटी में इंटरेस्ट ऑन spouses loan and interest on partners loan। चलो ड्रॉ फास्ट। क्या लो अभी कुछ नहीं, एक बार स्टेप दिमाग में आ गया ना, वही साइकिल का जैसा रिपीट है। सेम थिंग यू हैव टू रिपीट। क्यों नहीं आया? वो मैथ्स में आया था। इको में आया था, इको में आया था, मैथ्स में गया वो। ऐसे क्यों पहला लेक्चर नहीं आता? Now listen. See. हाँ करेक्ट पढ़ने उधर दिया है। Read now. Sum number 6. A, B, C are partners sharing profits and losses as 5:3:2. Their capitals were 9600, 6000, 8400. Assets दिया है, liabilities में दो ही चीजें हैं। Interest on loan from spouses of partner and partner. Spouses of partner मतलब पार्टनर का पति पत्नी जो भी है, that is external and partners loan is internal। तो पहले क्या पे करने का? External, वो spouses वाला पे करने का, फिर अपना पार्टनर वाला। The assets realized in full in the order in which they are listed above। तो जो लिस्ट में ऑर्डर दिया है ऊपर, एसेट्स ऑर्डर में लिस्ट दिया आपका एसेट्स का, वही ऑर्डर में रियलाइज हुआ, वही 4 इंस्टॉलमेंट है आपका। बी इज इंसॉल्वेंट, लेकिन इधर इंसॉल्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोशनल इंसॉल्वेंसी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अवेलेबल फॉर मैक्सिमम लॉस प्रोसीजर। नाउ देखो, कैश बैलेंस है क्या? कुछ नहीं है, ध्यान देना। अभी सीधा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आया बताओ? इंस्टॉलमेंट तो दिया नहीं है। सेल ऑफ इन्वेस्ट कितना आया? पहला 1000 रुपए। Please don't talk.
अवेलेबल कैश कुछ भी नहीं था, तो सीधा पहला इंस्टॉलमेंट ले लिया 1000। ठीक है, क्या चुकाना है सबसे पहले? स्पाउस लोन का इंटरेस्ट चुका दो, लेस इंटरेस्ट पेमेंट टू इंटरेस्ट ऑन स्पाउस लोन। दिस इज 1000, ये 1000 गया, बचेगा कितना? ये नील, ये 1, ये भी 1, ये 96, ये 6 और 8400 बराबर एकदम टाइम नहीं, एकदम इजी है। देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट देखना ध्यान से, एड सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना आया? 2000 लेस पहले उसको इंटरेस्ट ऑन स्पाउस लोन जो बचा है उसको चुका दो। कितना है वो? 1000। ये 1000 रीपे कर दो, बैलेंस 1000 नील 1000 96 6 84। एक्सटर्नल तक सब कोई टेंशन ही नहीं है, सब नॉर्मली चलता है। इंटरनल कैपिटल पे आओगे तभी तकलीफ है थोड़ा सा। दिस इज अभी ये 1000 किसको चुका देना है? पार्टनर्स लोन, पे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये 1000 गया, ये 1000 गया, बचा कितना? दिस इज नील, दिस इज नील 96 6 and 84। टू इंस्टॉलमेंट्स आर डन। थर्ड इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का आया देख लो? 1200। इधर आके रुक जा, थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गया है 1200 रुपया। कम हियर एंड वेट। यहां तक समझा आपको? अभी एक्सेस कैपिटल नहीं कर रहे, वो कर रहे होते तो डायरेक्टली मिलता किसको कितना चुकाना है, बराबर है? वी आर नॉट डूइंग एक्सेस कैपिटल। What are we doing? Maximum loss। अभी ढूंढना है मैक्सिमम लॉस। कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल है, क्या टोटल करो, कितना आ रहा है? 24 देना है कितना? 1200। What is the maximum loss possible? 20 कितना था टोटल? 4000 माइनस 1200 22,800। ये 22,800 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन विच रेशियो? ना 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 ना, पीएसआर। प्रॉफिट लॉस सब पीएसआर, एक ही चीज कैपिटल रेशियो में। क्या? डेफिशिएंसी, इंसॉल्वेंसी लॉस। गॉट इट? वो कैपिटल रेशियो, वो भी गार्नियर बोल रहे हैं यहाँ पे, फॉलो हो रहा है इसके लिए। 12th में वो भी पीएसआर में होता था, तो पीएसआर में डिवाइड 532 है ना, करो डिवाइड 532। 11 400 6840 and 4560। Am I right? देख लो। हेला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम लॉस 11 400 6840 4560। अभी क्या करने का? लॉस सब्ट्रैक्ट करने का कैपिटल में से। तो कितना बचेगा? इधर नेगेटिव जा रही है, 1800 नेगेटिव आ रहा है, 840 नेगेटिव आ रहा है, 3840 पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब 2 जन इंसॉल्वेंट हो गए यहाँ पे। नोशनल इंसॉल्वेंसी है, एक्चुअल से फर्क। एक्चुअल से कब फर्क पड़ता है? जब एक्सटर्नल को नहीं छुआ। यहाँ पे तो एक्सटर्नल चुक गया है, तो नो टेंशन। एक्सटर्नल चुक गया है तो इंसॉल्वेंसी, और जो बी इंसॉल्वेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिला? नोशनल इंसॉल्वेंसी है, who will share who is insolvency? He will share both। इधर रेशियो का देखने की जरूरत नहीं है, तो दोनों का यही शेयर करेगा। तो इसको पॉजिटिव लेके आओ 1800, इसको पॉजिटिव 840, और दोनों का टोटल कितना होता है? 2640। इसका घट जाएगा। दिस इज व्हाट इंसॉल्वेंसी या डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी borne by C। Deficiency of A and B borne by C।
deficiency of A and B borne by C. સર પર્ટિક્યુલર્સ તો પોતાના વર્ડમાં લખી શકીએ. ये लिख सकते हो कौन वर्ड डेफिशिएंसी इंसॉल्वेंसी शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो कौन वर्ड्स में लिख सकते हो. अभी इसका सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस टू बी पेड ऑफ ऑटोमेटिकली आपको मिलना चाहिए 1200. इसको 1 रुपया नहीं, इसको 1 रुपया नहीं, इसको 1200 पे ऑफ कर देना. दिख रहा है ये 3840 माइनस 2640 दैट्स 1200 आया. अब जो ये इंस्टॉलमेंट था वो तीनों को नहीं गया 1200, किसको गया? सी को. इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे कि एक्सेस कैपिटल सी का था तो इसलिए सी को पे ऑफ हो गया. एक्सेस कैपिटल से करते तो हम लोग पहले ही ढूंढ लेते, वो इजी था. ये थोड़ा घुमा के किया हुआ मेथड है, आंसर सेम ही है. तो पहले इसको 1200 पे ऑफ कर दिया. अब बैलेंस कैश इज निल, लेकिन इधर जीरो बैलेंस नहीं है ए और बी में. ए और बी का बैलेंस इंटैक्ट है. कितना है? 9600 और 6000. और इसका कितना है अभी 1200 पे ऑफ होने के बाद -8400 समझा. 8400 माइनस 1200 बचा 7200. अभी वापस रिपीट करेंगे. सर का इंस्टॉलमेंट लेंगे ना, फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने का? 4000. वापस सेम प्रोसेस. मैक्सिमम लॉस कितना होगा देखो. चुकाना है इसको 6 + 7 13 + 9 22,800 23,000. 22,800 होगा ना सर. हाँ 22,800 चुकाने का है माइनस 4,000 18,800 का आपका मैक्सिमम लॉस है. 532 में डिवाइड करो 9,400 5640 3760. ये मैक्सिमम लॉस माइनस करके कितना आ रहा है? 200 आ रहा है. इसको 360 आ रहा है एंड 3440 आ रहा है. इज दैट राइट? बैलेंस पेड ऑफ, ये बैलेंस पेड ऑफ, ये 4000 है. यही आपने पे ऑफ करना है यहाँ. ये ऑटोमेटिकली 4000 ही आएगा. बैलेंस पेड ऑफ से 4000 છે इधर ब्रैकेट में કેમ ન લખતા કે નેગેટિવ આવે? ब्रैकेट में डाल दो. સારું પડે. बैलेंस पेड ऑफ ये ऑलरेडी ब्रैकेट में है ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे. इधर डाल दो, इधर मत डालना. हां इधर नहीं. इसके लिए समझा. ये 4000 चुकाया. आ रहा है इसका टोटल 4000. लॉस माइनस करने के बाद जो है वो पे ऑफ कर देना है. ठीक है. अभी फाइनल बस ना, और कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है ना अभी. तो ये जो बचेगा दिस इज लॉस ऑन रियलाइजेशन. यही आएगा 9600 माइनस 200 इज व्हाट? 9400. ये भी वही आएगा 5640 और ये आएगा 3760. ये जो लॉस है ना ये 532 में रहेगा, ऑटोमेटिकली रहेगा 532. मतलब इतना पैसा ही तो सही करना. इतना पैसा नहीं है. एसेट्स कम रियलाइज हो, उधर से ही चेक कर सकते हो आप. देखो ना इधर गया एसेट्स का रियलाइज्ड वैल्यू कितना है? फोर प्लस 2 6 + 1 7 + 1 8200 माइनस ये 2 पे किया 3 तो 5200. तो ये कैपिटल का टोटल मारूं माइनस 5200. दैट्स योर लॉस. कितना देना था? 15,600 24,000 माइनस 5,200 हो जाएगा 18,800. All of you now try 19 sum. सर XYZ कैपिटल वो है पार्टनर और ए लोन है तो XYZ पार्टनर कैपिटल रखो और
Age loan is external. Creditors are also external. So how will you pay them out? Ratio. In what ratio? 1:2. Liability ratio you will pay off. और एक correction करना खाली sum में. 1 minute I'll tell you. Do one correction. Y's capital make it 20,000 and X capital 15,000. सर 500 का बैलेंस है और 600 का बाकी है, 500 और 500 इंस्टॉलमेंट लेने के बाद बनाओ ना लोग 500 करेक्शन करना. X का कैपिटल 15 बना देना, Y का 20. X का 15, Y का 20. सारी मेथड आज से भाई क्लास मैक्सिमम. एक्सेस कैपिटल बोल रहा है तो वो करने का, नहीं तो मैक्सिमम लॉस. चलो X का 15, Y का 20, कैपिटल चेंज कर दे. बैक पर X कैपिटल 15, Y का 20. चालू करो फटाफट. हाँ और वो लास्ट में करेक्शन करना. 5.21 दिख रहा है, बाजू में लिख दो इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस. इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस. स्टार्ट. नकली बुक. Guys, ये मेथड 2 बार एग्जाम में आ चुका है. मैक्सिमम लॉस. बेटर डू इट प्रॉपर्ली. क्या हो गया 99. हाँ अच्छा, अभी इधर 500 रुपया ही है और आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंस 600 है, तो पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेने का, फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस का प्रोविजन बनाने का. ठीक है. हाँ वो पॉइंट Please be quiet.
बोली बेटा पॉइंट में आ रहा है तो राउंड ऑफ कर दो. How will you pay off these two now? Creditor and ace loan. Is there any order? रेशियो में जितना पैसा बचा है पहले रेशियो में पे ऑफ कर 1:2. Is this clear? So less payment to creditors and ace loan साथ में. Which ratio? 1:2. Why 1:2 you got? क्योंकि Same nature. Same nature liability. Both are unsecured, so liability ratio. याद आया? 1900 पूरा काटो करो divide. 633 and 1267 I think. Is that right? बराबर है? बैलेंस कितना है इधर? नील है इधर 433 आ रहा है क्या? 2367 और 4733 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का आया? कितने का है नेक्स्ट? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 4000 ये भी दोनों को जाएगा पे टू क्रेडिटर्स एंड एज लोन. पूरा 4000 पेड ऑफ. 1:2 में करेंगे तो 1,333 एंड 2667 आ रहा है क्या? चेक आया क्या? तो ये आएगा आपका अभी 1034 एंड 2068 66 या ये राउंड ऑफ की वजह से 1 रुपया प्लस माइनस होगा आपका. देन थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का आ रहा है देख लो. हाँ जी थर्ड कितने का? 4900 का है. अभी इसमें से पहले इसको चुका दो. लेस पे टू क्रेडिटर्स एंड ए लोन. कितना है दोनों का टोटल? आई थिंक 3100. 3100 इन दोनों को उड़ा दो पहले. समझा? हेलो 3100 इनको पे कर दो तो बचेगा 1800 आई थिंक. यहां तक आके रुक जाओ. जम रहे यहाँ तक लास्ट इंस्टॉलमेंट ये 1800 आ रहा है आपको इधर. 1:2 में रीपे किया है. Got it? पहले इसी में मैक्सिमम लो. जैसे पार्टनर्स तक आके पहुंच गए तो अभी आपको पता नहीं है ना किसको कितना देना है. तो कैलकुलेट व्हाट मैक्सिमम लॉस. व्हाट इज योर मैक्सिमम लॉस? 45 minus 1800. That is 43,200. करो डिवाइड 43,200 532 में कितना आ रहा है? 21,600. Then 12,960 and 8,640. Is that right? Get the balance after loss. नेगेटिव आ रहा है इसका 6,600 नेगेटिव आ रहा है. इसका 7,040 पॉजिटिव है. 1,360 पॉजिटिव है. मिला? अब क्या करें? ये दोनों इसका डेफिशिएंसी बेयर करेंगे. इन व्हाट रेशियो? विच इज 2:1. So 2:1 में इसका पॉजिटिव बना देने का 6600. इधर लिखने का डेफिशिएंसी of X will be shared by Y and Z in
कैपिटल रेशियो करो। 6600 का इसको कितना जाएगा? 2 पार्ट्स मतलब 4400, राइट? 2:1 है ना? हेलो, एंड इसको 2200 मिला? हेलो, अभी माइनस करके इसका कितना बचता है? 2640। अब ये लॉस में जा रहा है, इसका कितना आ रहा है? 880 आ रहा है। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका शेयर कर दे, तो इसका कौन शेयर करेगा? Y। इसका शेयर करेगा Y। तो आगे लिखने का डेफिशिएंसी। नॉर्मली ये पे ऑफ हो जाता था, लेकिन सेम प्रोसेस इधर दूसरी बार करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका शेयर करते करते ये हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया। तो अभी डेफिशिएंसी ऑफ Z will be borne by Y। तो इसका पॉजिटिव बना दो 880, इधर से 880 हटाओ, आपको ऑटोमेटिकली 1760 एक मिनट 840 जब तो गड़बड़ है ना कैलकुलेशन। क्या अरे 840 છે किधर है ये? सर मैथमेटिक्स थोड़ું सॉरी 840 हाँ दो बराबर 840 है, तो इधर 1800 आना चाहिए। 1800 आएगा। 1800 आपका पे ऑफ हो जाएगा। अभी बैलेंस करेंगे। बैलेंस पेड ऑफ, ये 1800 आप किसको दे रहे हो? सबसे पहले इधर Y को, you are paying that 1800 to Y। चेक क्या हुआ इधर, समझा? पहले डेफिशिएंसी ऑफ X was shared by Y and Z, फिर ये भी नेगेटिव हो गया, तो डेफिशिएंसी ऑफ Z was shared by Y। अब लास्ट में 1800 बचा, वो 1800 किसको पे ऑफ किया हमने? सिर्फ Y को। तो यहां से देखना है बैलेंस, ये तीनों में से सिर्फ एक को ही पे ऑफ हुआ है, किसको? Y को। तो अभी कितना बचेगा बैलेंस? कैश इज निल। इसका 15 का 15 ऐसे ही है, इसका 18200 बचेगा और इसका 10,000। देन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का आया? ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना? फोर्थ थोड़ी लास्ट है, फिफ्थ लास्ट। फोर्थ आया 7000 का। अभी मैक्सिमम लॉस बताओ कितना है? ये कितना आ रहा है टोटल आपका? 25 एंड 43,200 माइनस 7, राइट? 36,200 डिवाइड करो 36,200। 36,200 को डिवाइड करो कितना है? 18,100 10860 7240। Again I think this guy is getting negative answer। 3100 ये इंसॉल्वेंट हो गया है। इधर कितना है? 7340 and 2760 बराबर है। Again, who will share X का deficiency? 2:1 में ये लोग ही शेयर करेंगे। Deficiency of X will be shared by Y and Z in which ratio? कैपिटल Capital ratio। 2067 2067 इसको and 1033 करने के बाद इसका तो कुछ नहीं है, इसका कितना है? ये बैलेंस आप पे ऑफ कर दो, बैलेंस पेड ऑफ, ये 7000 ही आएगा। 5273 ये बोले चला 5273 and 1727 चेक आया। 7,000 rupees is what you pay off as 5273 and 1727 check। लास्ट में
मिला? समझा अमाउंट? पक्का? पहले क्या करना है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर अगर किसी का नेगेटिव है तो दोनों बेयर करेंगे, फिर देखने का इधर वापस नेगेटिव था तो ये बेयर किया, फिर जो बचेगा वो पे ऑफ, सब नेगेटिव हटने के बाद जो बचा वो पे ऑफ, तो ये पे ऑफ कर दिया 7,000 मिला। अब बैलेंस कितना है फाइनली, इधर बैलेंस कैश जाने के बाद ये मिले, अभी इसको 1 भी रुपया दिया गया 15,000 वाले, इसका 15,000 ही है, इसका 18,200 था माइनस 527 12,927 and 10,000 minus this 8,273 मिला 8,273। I am writing the same balances ऊपर, I am writing the same balances ऊपर, देखना balance cash is nil, this is 15, this is 12,927 8,273। now last installment, 5th installment, अभी नीचे गए 21। अच्छा इसमें डिसोल्यूशन का ऐड करूं 200 की नहीं, इट्स इंक्लूडेड, ना होता तो मैं करता। अभी 5th इंस्टॉलमेंट के बाद वापस मैक्सिमम लॉस 15,100 आया। ये टोटल कितना है? व्हाट इज दैट टोटल? 36 माइनस 21,100 15,100 divide 15,100 as 532, get how much? 7,550 45 and 3020। बस अब जो बचा वो पेड ऑफ, फिनिश, बैलेंस पेड ऑफ। ये 21,100 ही आएगा, ये पे ऑफ कर दो, कितना 8 नहीं 450 इसका 8397 and 525 5 finally loss on realization, ये हो गया ना, बैलेंस अभी बचेगा वो लॉस है 7,550 4530 and 3020, that's your loss। लास्ट 18 सब कर लो फटाफट, 18 करो फटाफट, इसके बाद थियरी करना है बराबर करो। 18 सम, हाँ सॉल्व ऑन योर ओन 18 ट्राई करो खुद से अभी थोड़ा। छोटा है 18 is small sum, come on 18 मैक्सिमम कौन सा ये वाला, ये कितना देना था इसका टोटल करो ना, 15 plus 27 36 200 minus 2100, जो पैसा देना है माइनस जो इंस्टॉलमेंट है, तो जो नहीं दे पाओगे वो लॉस। 10 मार्क के लिए आ सकता है प्लीज, और मैंने जो किया है 400 उतना ही करके जाओ, 10 10 मार्क का रिटेल
सुमन 25 मार्क का समी नहीं होता है। Quick guys, 18th करो फटाफट। Guys, quick, don't waste time. Tomorrow I'm starting with revision. So MTP, RTP I'll be providing, and those sums if you are left with in some of the chapters, I'll be solving those. एक दो सम छोड़ा है। I don't know, I think गुडविल का ही छोड़ा है थोड़ा, इंट्रो टू पार्टनरशिप का है, एमपीओ का एक आधा, वो सब कंप्लीट करेंगे। पूरा साथ में, रिवीजन पूरा साथ में, ये जल्दी पूरा साथ में एक ही देखो फटाफट चलो। कैलकुलेशन का खाली ध्यान रखना, स्टेप्स तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। घड़ी घड़ी वही करने का, मैक्सिमम लॉस, नेगेटिव आया तो शेयर करो डेफिशिएंसी, वरना पे और नहीं। रिजोल्यूशन एक्सपेंस नहीं है उसमें, खुद से करना, कॉपी वॉपी करो मत, लास्ट सम कर रहे हो अच्छे से करो। This Sunday will be your dissolution and debenture test, okay? Two topics last जो है dissolution and debenture. Redemption और debenture. और आप टेस्ट को लेक्चर में रखने वाले थे। सर डिसोल्यूशन का ये खाली पूरा डिसोल्यूशन विद पीसफुल। संडे वो पहला वाला तो 12 जैसा ही है, खाली वो गार्नियर मोरे का ध्यान रखने का आपको। कैपिटल रेशियो, डिसोल्यूशन विद पीसफुल एंड डिबेंचर। डिसोल्यूशन आधा हो चुका था, पीसफुल बाकी था। सर सांझ में आपको नहीं लिया था, शाम को अभी क्या ऑलरेडी 3-4 घंटा हुआ। हाँ तो उसके बाद चलो ब्रेक देगा ना तुमको, संडे टेस्ट रहेगा भाई। चलो लास्ट टेस्ट है इस साल का, डिबेंचर एंड डिसोल्यूशन विद पीसफुल। चलो करो ध्यान से। डिसोल्यूशन वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 साल में वो देख के आना है तुमको। मॉड्यूल भैया, सिर्फ मॉड्यूल।
Redemption of debenture and dissolution peace bill. पूरा Sunday. दो टॉपिक्स है. लास्ट टेस्ट फिर प्रीलिम्स से सीधा. प्रीलिम्स का मिला टाइम टेबल 12 तारीख से. सॉरी 9 तारीख. एक हॉस्पिटल पूरा हो जाएगा. अभी पढ़ते टाइम तो है ना. जो हो गया वो तो पढ़ते हो. एक ही एक्ट बाकी है ना. बाकी तो 3-4 एक्ट हो गए. और हाँ 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 પછી લખીને આપજો. चलो गाइस पॉइंट में आ रहा है तो राउंड अप करो. अभी ये दोनों नेगेटिव में जा रहे हैं. क्या आ रहा है आंसर फाइनल? 9400 ये रेशियो में है ना. 532 है. क्या है 532 है. रेशियो में आना चाहिए 532 में. 3-1 है. हाँ 3-1 है. हाँ 3-1 है बराबर. 3-1 में आना चाहिए लॉस. चेक प्रॉपर्ली. क्या
फाइनल आंसर 3 to 1 में आना चाहिए। चेक। What? कभी आया 22 अप्रैल 5 मई 22nd और 22nd 23rd 22nd to 25th और I see. देखता ही नहीं है भाई, 100-150 बंदे देखता है। पहला भी नहीं पब्लिक नहीं देखता है, हम लोग को लेना ही चाहते हैं। हम लोग तो बोलते हैं दो जाके दो, पब्लिक दूसरा जनता को देता ही नहीं है। लास्ट टाइम भी अपना ही स्टूडेंट सब फर्स्ट है। नहीं मेरा क्लैश ही नहीं हो रहा है, कैसे चुप करेगा? विशाल सर तुम्हारी टाइम तो सेटिंग क्वेश्चन है आईसीआई कोई तो ऐसे कोई तो पीडीएफ का भी राजीव सब सेटिंग करने का नहीं, अपने हिसाब से जाने का पड़ेगा। बोलो बोलो सर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करो। क्वेश्चन पेपर हमारा थोड़ी एग्जाम बचे आप सर बाहर नहीं बात करिए भी सेटिंग वेटिंग लगाने का नहीं, इज्जत से पढ़ाई करके देने का एग्जाम। आयुष अभी क्या चलो हो गया, आंसर आया। एब्सेंटिज्म ओमकार को एक आंसर आ रहा है। Now said the module is मिला आंसर्स मिला जमा लास्ट सम मैंने जो 4 सम सुनो अभी हमने टोटल 6 प्रॉब्लम्स किए हैं, 2 एक्सेस कैपिटल के और 4 मैक्सिमम लॉस, बस वही 6 सम। उसमें से भी 3 मॉड्यूल का है, वो इज्जत से देख के आना, रुकू करना इनफ। इसके अलावा ज्यादा सम देखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल डिसोल्यूशन का करना है, पीस मिल का बोलो 3 ही प्रॉब्लम है,
इज्जत से देख के आना. Okay? Now listen. I've shared the PDF on the group. Open that. मिला? Share कर लो ना, देखो. Quiet now. All of you have the PDF. अरे वो कंटीजेंट एक्शन कंटीजेंट लाइन स्टार्टिंग में देखो. अभी सुनना ध्यान से. About contingent assets and contingent liabilities. See, in theory I told you. ध्यान दो अभी. चुप. Nice. मिला PDF मिला? चलो सुनो. Last class we discussed about concepts and conventions. Last to last lecture. Concepts and conventions. फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बोला था स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ऐसे ही रीड कर लेना है. कंसेप्ट में से कोई भी 2 कंसेप्ट या 3 कंसेप्ट जिन्हें आस्क फॉर 4 मार्क्स. ओके, 2-3 लाइन आपको डिस्क्राइब करके लिखना है उसको. ठीक है, सुनो भी ध्यान से. Right now we are doing contingent assets and contingent liabilities. Now focus properly. What are contingent assets and what are contingent liabilities? अभी है कंसेप्ट बहुत सिंपल, लेकिन उधर इंग्लिश इतना खतरनाक दिया है ना कि ऊपर से ही चला जाता है बाउंसर. अब मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ पहले उसका मीनिंग, फिर वही चीज हम लोग उधर इंग्लिश में इंटरप्रेट करके देखेंगे. क्योंकि इन योर एक्चुअल पेपर थोड़ा बहुत वो जार्गन्स लिखा ना, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज, तो इट्स बेटर. तो इंग्लिश का खेल है थोड़ा सा. देखो, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? टेल मी, व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी? अ लायबिलिटी दैट मे और मे नॉट अकर. ओके, एकदम ध्यान से सुना, सब सीधे बैठो, एकदम सीधा, थोड़ा देखना. Contingent liability means those liabilities which are not certain. Okay? Uncertain liability है, it may happen, it may not happen. So if a liability is contingent, वो कभी books में record नहीं होता. It is never recorded in the books of accounts. Okay? It is always shown as a note in the form of a note under the balance sheet. Balance sheet के पीछे जो notes बनाए थे हमने, याद है? शेयर कैपिटल का एक नोट था, रिजर्व का था, वो डिटेल्स बता रहे थे आइटम के. वो सब नोट्स खत्म होने के बाद एक स्टेटमेंट फॉर्म में दिखता है कंटीजेंट लायबिलिटी. वो एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है. एग्जांपल ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी आपने एक ही सीखा है शायद, या 2 सीखे, आई डोंट नो, 2 सीखे. एक तो याद है किसी को 11th में किया था हमने कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल. एक ही एग्जांपल 11 में सीखा था कंटीजेंट लायबिलिटी का, which may happen, which may not happen. Legal case, court case pending. May the judgment may come in our favor, may not. बराबर? तो अगेंस्ट किया तो अपने को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा. That is first example, contingent liability. It may happen, it may not happen, depending on the court judgment. और एक सीखा था 12th में, वर्कमैन का वही कोर्ट केस हो गया. डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज. A discounted bill of exchange is considered as a contingent liability. Why? आपने बिल डिस्काउंट करवा लिया, अब डेटर पैसा दिया तो अपने को कुछ नहीं है, ऑनर किया तो कुछ नहीं है, डिसऑनर किया तो अपना जेब से जाएगा. तो डिसॉल्यूशन टॉपिक में आता था ना, 10,000 का बिल डिसऑनर हुआ, 8,000 का डेटर ने पैसा दिया, 2,000 का नहीं दिया, 2,000 ने दिया, 8,000 का नहीं दिया, व्हाटएवर इज दैट, दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी. जो डेटर नहीं देता वो अपने को देना पड़ेगा. So it is not a certain liability. It may happen, it may not, and you are not sure whether it will occur or not. Is it clear? Another example of contingent liabilities are guarantees and warranties given by the companies. Guarantees and warranties आपने देखा होगा, प्रोडक्ट वारंटीज गारंटीज रहता है कंपनी का कि प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो वो लोग रिप्लेस करके देगा, पार्ट 1 साल 2 साल या फुल प्रोडक्ट रिप्लेस करके गारंटी देता है. एप्पल के केस में एंड ऑल.
So that is guarantees and warranties. ये जरूरी नहीं है कि उनका लायबिलिटी होगा ही होगा. अगर कोई डैमेज हुआ तो कंपनी को देना पड़ेगा, वरना ऐसे निकल जाएगा. Is this clear? Guarantees and warranties given on products. These are also contingent liability. बैंक्स के केस में थर्ड पार्टी लोन का गारंटी. बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में थर्ड पार्टी लोन का गारंटी. मतलब फॉर एग्जांपल कभी कभी बैंक्स टेक लोन्स फ्रॉम ईच अदर. तो सपोज let's say HNI has taken a loan from bank. Let's say Mukesh Ambani has taken a big loan from HDFC Bank. Let's say 500 crores का. तो अभी मुकेश अंबानी ने कोई दूसरे बैंक को गारंटर बना के रखा है, ICICI बैंक को, कि भाई मुकेश अंबानी अगर रीपे नहीं कर पाया तो ICICI बैंक विल रीपे इट. तो बैंक्स टेक दिस गारंटीज ऑन बिहाफ ऑफ आइदर अदर बैंक्स और सम HNIs. तो ये गारंटीज गिवन बाय द बैंक. गारंटर मतलब क्या, कि अगर आप लोन ना चुका पाए तो मैं चुका दूंगा, ऐसे. आई एम द गारंटर. So these guarantees are also considered as contingent liability. These are also what? Contingent liability. ये जो पंजाब नेशनल बैंक और नीरव मोदी का हुआ था, ये यही हुआ था. नीरव मोदी ने 12,000 करोड़ का लोन पंजाब नेशनल बैंक से नहीं लिया था, मलेशियन कोई एंटिटी से लिया था. एंड पंजाब नेशनल बैंक वाज द गारंटर, उसका कंटिंजेंट लायबिलिटी था. तो नीरव मोदी भाग गया, उसने नहीं चुकाया, तो आया किस पे? पंजाब नेशनल बैंक. तो गारंटी ऐसे हवा में नहीं दी जाती है. नॉर्मली द बैंक्स who take guarantee ना, they keep valuable assets as mortgage security, उसके बेसिस पे दी जाती है. लेकिन उसने क्या किया? एम्प्लॉयज को फोड़ दिया पैसा खिला के. पंजाब नेशनल के एम्प्लॉयज मैनेजर्स वेर करप्ट. उसने पैसा खाया और विदाउट गारंटी वो लोग ने सैंक्शन कर दिया इतना लिमिट. So that's why 12,000 crore Punjab National Bank had to pay to the Malaysian. वो ये था अपना बैंक रिसीट होता था. इन अ वे नॉट गारंटी, बैंक रिसीट वाज द प्रूफ कि इस बैंक का पैसा इधर आ गया है और इसने सैंक्शन कर दिया रिसीट. फिर वो फेक रिसीट्स बनाने लगा, उस खुद का ही छाप के रिसीट बनाने लगा. पैसे उठाए नहीं तो रिसीट, मतलब SBI से 500 करोड़ लिया, दूसरे बैंक तक पहुंचा ही नहीं और रिसीट दे दिया, रिसीट खुद ही बना के दे दिया. तो एक्नॉलेजमेंट एक्चुअली हुआ ही नहीं था और उधर बैंक एम्प्लॉयज फोड़ गए थे कि पैसे आए नहीं और रिसीट चल रही है. दैट इज अनदर स्कैम. सो गारंटीज एंड वारंटीज हो गया आपका. अनफुलफिल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, आगे आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में लर्न करोगे. अनफुलफिल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज आर आल्सो कंटिंजेंट लायबिलिटीज. फुलफिल होने पे पैसा जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं देने का. अनकॉल्ड मनी ऑन शेयर्स अभी कर रहे हो आप. अनकॉल्ड मनी ऑन शेयर्स इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. जब भी कंपनी कॉल मांगेगा तभी आपको पैसा देना है, नहीं मांगा तब तक देने की जरूरत नहीं है. अनकॉल्ड मनी ऑन शेयर, दैट इज आल्सो कंटिंजेंट लायबिलिटी. तो ऑल इन ऑल, what are contingent liability? Once again, what are contingent liability? Are they actual liabilities? No. What are actual liabilities? Creditors are your actual liabilities, you have to pay them. Bank loan is actual liability, you have to pay them. Outstanding expense, actual liability, you have to pay them, right? Contingent liability are not actual liabilities, they are uncertain liability. May happen, may not happen. They are shown as a notes after the balance sheet. Notes के फॉर्म में दिखता है. They aren't included in the books of accounts. They are not recognized in the books of accounts. Is it clear? Now, the moment you feel that the contingent liability has become probable, the moment you feel that the contingent liability has become probable, मतलब more than 50% chance के पैसा जाएगा. Outflow of economic benefit has become probable. इसका मतलब क्या? Outflow of economic benefit has become probable मतलब पैसा जाएगा, इसकी probability आ गई है. The moment you feel that, you recognize that liability as actual liability in the book. You bring that liability in the books as actual liability. कैसे लाओगे? Reserves घटेगा, liability बढ़ेगा. Reval debit, liability increases. Reval was a reserve, right? P&L account का भाई, P&L adjustment. So reserve घटा, liability बढ़ा. Now there is a small difference between a liability and a provision. Liability भी liability side पे दिखता है, provisions भी liability side पे दिखता है. Provision is like provision for discount on debtor, provision for doubtful debts, RDD. RDD was also a liability, and outstanding expense is also liability. So what is the difference between a provision and a liability? तो difference ये है
कि अमाउंट अगर सर्टन है तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं, और अगर अमाउंट एस्टिमेटेड है तो उसको प्रोविजन बोलते हैं। सिंपल। अगर किसी लायबिलिटी का अमाउंट सर्टन है तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं, और अगर अमाउंट एस्टिमेटेड है तो उसको प्रोविजन बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी, क्योंकि 3 महीने की 30,000 उतना ही चुका होगा। क्रेडिटर्स 50,000 इज अ लायबिलिटी, उतना ही देना है। बैंक लोन 10 लाख इज अ लायबिलिटी, उतना ही देना है। बट प्रोविजन फॉर आरडीडी उतना ही पैटेड होगा, गारंटी है क्या? नहीं, 19-20 हो सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज प्रोविजन। सो प्रोविजन और लायबिलिटी में इतना अंतर है कि प्रोविजन आर एस्टिमेटेड अमाउंट, लायबिलिटीज आर सर्टेन अमाउंट। तो व्हाई दिस डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज व्हेन अ कंटिंजेंट लायबिलिटी बिकम्स प्रोबेबल कि भैया पैसा जाएगा, तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो कैसे रिकॉर्ड करना है? एज अ लायबिलिटी या एज अ प्रोविजन? तो इट डिपेंड्स। अगर आपका अमाउंट सर्टेन हो गया है तो उसको लायबिलिटी के जैसा दिखाओ, और अगर आपका अमाउंट एस्टिमेटेड है तो उसको प्रोविजन के जैसे दिखाओ। बट उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज कर देने द मोमेंट यू फील दैट पैसा जाएगा। सिंपल। नाउ ऑपोजिट टू दिस इज कंटिंजेंट एसेट। व्हाट इज अ कंटिंजेंट एसेट? What is a contingent asset now? Debtor is not a contingent asset. Debtor is an actual asset. वो आपको पैसा देगा. Uncertain. Just like uncertain liability. Just like uncertain liability is contingent liability. It is not certain. वैसे uncertain asset को क्या बोला जाता है? Contingent asset. वो एक कोर्ट केस का एग्जांपल लो। अगर हमने भी कॉम्पेंसेशन के लिए बोल दिया है और जजमेंट फेवर में आया तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, नहीं आया तो नहीं मिलेगा। तो द मोमेंट जब तक आपको पता नहीं है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, गारंटी नहीं है, इट इज कॉल्ड कंटिंजेंट एसेट। ओके, जस्ट लाइक कंटिंजेंट लायबिलिटी मे हैपन मे नॉट हैपन। नाउ द पेक्युलरिटी ऑफ कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी का क्या था? द मोमेंट इट बिकम्स प्रोबेबल, आपको भनक भी पड़ेगा कि हाँ अभी चांसेस है मोर देन 50 पैसा जाएगा, चलो रिकॉग्नाइज कर लो, शो इट एज एक्चुअल लायबिलिटी, राइट? हेलो। बट कंटिंजेंट एसेट का ऐसा नहीं है। द मोमेंट यू फील दैट देयर इज अ प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम अ कंटिंजेंट एसेट, द मोमेंट यू फील देयर इज अ प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम अ कंटिंजेंट एसेट, मतलब शायद पैसा मिल जाएगा, तभी उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करने का एसेट के जैसा, उसको दिखाते हम लोग डायरेक्टर्स नोट या ऑडिटर्स रिपोर्ट में दिखता है वो। स्टिल आउट ऑफ द बुक्स, इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट यू कैन मेंशन कि शायद ये कंटिंजेंट एसेट है, हमको पैसा मिल जाएगा, प्रोबेबल है, चांसेस बढ़ गए मिलने का, फिर भी बुक में एसेट रिकॉग्नाइज, लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर दिया था, लेकिन एसेट रिकॉग्नाइज नहीं किया था। याद आ रहा है? Now, when to recognize it in the books? The moment you feel 100% अभी benefit मिल गया, आएगा ही, आने ही वाला है, आ ही गया है 100%, तभी that asset will be recognized in the books. Entry होगा asset to reserve, asset बढ़ा, reserve बढ़ गया। ऐसा क्यों किया? Contingent asset को एक कदम पीछे क्यों रखा? Contingent liabilities, conservative। लॉस का आपका भनक भी बढ़ गया, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, आ गया बुक्स में रिकॉग्नाइज हो गया, और आया। But contingent asset ऐसा नहीं है। The moment it becomes probable, it is not recorded in the books. Where it is shown? Directors report या auditors report mention होता है उसका। और जब वो contingent asset होता है तब तो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता। Contingent liability कहाँ रिकॉर्ड होता है? नोट्स में। Listening? Contingent liability कहाँ रिकॉर्ड होता है? नोट्स में। फिर probable हो गया तो बुक्स में सीधा liability का अकाउंट है। कंटीजेंट एसेट एक कदम पीछे चल रहा है। जब वो कंटीजेंट एसेट होता है तब वो कहीं पर भी नहीं दिखता, कहीं पे भी नहीं, ना ही नोट्स में ना ही रिपोर्ट में। द मोमेंट इट बिकम्स प्रोबेबल कि हाँ भाई शायद पैसा मिल जाएगा, तो कहाँ दिखता है? रिपोर्ट में दिखता है। और फिर सर्टन होने के बाद बुक्स में रिकॉर्ड होता है। सर्टन होने के बाद ही बुक्स में रिकॉर्ड होता है। अनलेस एंड अंटिल इट इज अनसर्टन, 50, 60, 70% चांसेस तब भी बुक्स में रिकॉर्ड होने वाला ड्यू टू। तो आपको समझ में आया? एक कदम पीछे चल रहा है कंटीजेंट एसेट। कंटीजेंट लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, कंटीजेंट एसेट है ही नहीं। फिर कंटीजेंट लायबिलिटी जब प्रोबेबल हुआ सीधा रिकॉर्ड हो गया एज अ फॉर्म ऑफ एक्चुअल लायबिलिटी, बट कंटीजेंट एसेट जब प्रोबेबल हुआ रिपोर्ट में आया, और फिर वो एकदम सर्टेन हो गया तब बुक्स में रिकॉर्ड हो गया। दिस इज क्लियर? एंड यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड अ लायबिलिटी।
What is the provision? A liability with an uncertain estimated amount is called provision and certain amount is called liability. अभी इसको एकदम लेमैन की इंग्लिश में मत लिखना, थोड़ा बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज करना. मैं आपको बता देता हूँ क्या है. देखो वो अपना पीडीएफ ओपन करो. पीडीएफ में you will find a distinction between provision and contingent liability. Can you see that? दिख रहा है? डिफरेंशियल दिखेगा. मिला? पढ़ो. इंग्लिश में दिया है, पढ़ो. अभी शायद समझ में आएगा. प्रोविजन देखो क्या दिया है. A provision is a present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using substantial degree of estimation. समझा कुछ? Estimated basis पे. Contingent liability. A contingent liability is a possible obligation that may or may not crystallize depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. क्या बोल रहे हैं सुना? शायद होगा, शायद नहीं होगा. A provision meets recognition criteria. मतलब provision books में record होता है. A contingent liability fails to meet the same. वो books में record नहीं होता, notes में रहता है. A provision is recognized when provision का books में record हो जाता है. A provision is recognized when an enterprise has a present obligation arising from the past events and outflow of resources embodying economic benefits is probable, and B, a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. इतना बोल रहे हैं कि वो जो इवेंट है उसमें से पैसा जाएगा और एक एस्टिमेटेड बेसिस पे आप ढूंढ सकते हो कि कितना पैसा जाएगा. And contingent liability includes present obligations that do not meet the recognition criteria because either it is not probable that the settlement of those obligations will require outflow of economic benefits or the amount cannot be reliably estimated. मतलब या तो वो liability नहीं है या तो उसका amount आप ढूंढ ही नहीं पाओ, estimate भी नहीं कर पाओ. Then it is called contingent. फर्क समझा? प्रोविजन का लायबिलिटी सर्टेन है, अमाउंट एस्टिमेटेड है. बट कंटीजेंट लायबिलिटी शायद लायबिलिटी में ना हो, और अगर लायबिलिटी हो भी तो अमाउंट उसका ढूंढना पॉसिबल नहीं, एस्टिमेशन भी पॉसिबल नहीं. तो इट इज कंटीजेंट. If the management estimates that it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow, what is outflow of economic benefit? पैसा जाना. Outflow of economic benefits, it recognizes the provision in the balance sheet. पैसा जाने का certainty हो गया, कितना जाएगा estimate है तो डाल देगा. If the management estimates that it is less likely that any economic benefit will outflow the firm to settle the obligation, it discloses the obligation as a contingent liability. तो जब मैनेजमेंट को लगता है कि पैसा जाने की शक्यता नहीं है, अनसर्टेन है, तो उसको कंटीजेंट के फॉर्म में दिखा देगा. इज इट क्लियर? ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश है. अभी कंटीजेंट एसेट का पार्ट देखो एक मिनट. आई थिंक इट इज देयर फर्स्ट पेज पे. कंटीजेंट एसेट देखो. कंटीजेंट एसेट का फर्स्ट पेज. कंटीजेंट एसेट में बी डिफाइंड as a possible asset that arises from the past events and whose existence will be confirmed only after the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise. शायद हो शायद ना हो. It usually arises from unplanned or unexpected events that give rise to the possibility of an inflow of an economic benefits to the business entity. इनफ्लो मतलब इधर पैसा आने का चांसेस है. फॉर एग्जांपल, अ क्लेम दैट एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू द लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन इज अ कंटीजेंट एसेट. दैट वाज द एग्जांपल आई टोल्ड. एज पर द कांसेप्ट ऑफ प्रूडेंस एज वेल एज प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एन एंटरप्राइज शुड नॉट recognize a contingent asset. An enterprise should not recognize a contingent asset. इसका मतलब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करने का, ना ही नोट्स में रिकॉर्ड, किधर भी नहीं. These assets are uncertain and may arise from a claim which an enterprise pursues through the legal proceeding. There is uncertainty in realization of the claim. It is possible that recognition of contingent asset may result in recognition of income that may never be realized. अगर आपने contingent asset record कर दिया, income बढ़ा दी, क्योंकि asset recognize करने की entry क्या है? Asset to reserve. Income तो बता दिया, profit बता दिया, लेकिन हुआ ही नहीं तो
ना भी हो, इसके लिए recognize करने का नहीं, that may never be realized. However, when the realization of income is virtually certain, then the related asset no longer remains as contingent asset. A contingent asset need not be disclosed in the financial statements. दिखने वाला नहीं है. A contingent asset is usually disclosed in the report of the approving authority, the board of directors in case of a company, and the corresponding approving authority in case of any other enterprise, if an inflow of economic benefits is probable. Contingent asset वैसे कहीं पे भी recognize करने का नहीं. अगर economic benefits are probable, what do you mean by economic benefits are probable? Possibility that you will get the money, not certainty. Possibility. Virtually certain है तो बुक में आएगा. Possible है तो किधर आएगा? Board of Directors के report में. Contingent assets are assessed continually, and if it has become virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, the asset and the related income are recognized in the financial statements of the period in which the change occurs. गारंटी हो जाए तभी वो बुक्स में दिखने वाला वरना नहीं. तो प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिपोर्ट एंड वर्चुअली सर्टन इन द बुक. इतना पार्ट पढ़ लेना आज के लिए. कंटिन्यूइंग एसेट, कंटिन्यूइंग लायबिलिटी एंड प्रोविजंस 2-3 बार आ चुका है पेपर में. 4-4 मार्क के लिए कंपलसरी थियरी में रीड करना बराबर से. ओके, टुमारो रिवीजन एंड इंपॉर्टेंट सम्स ऑल चैप्टर्स टुगेदर.